लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और संध्या खुशी से झूम रही थी, जैसे मानो उसे किसी जहां की ढेर सारी खुशियां मिल गई हों। लेकिन यह खुशी उसे क्यों थी? दरअसल आज ही उसकी छोटी बहन की शादी उसके देवर से हो रही थी। देखना माँ जी, मेरी छोटी बहन जब इस घर में आएगी तो वह भी मेरी ही तरह इस घर को संभाल लेगी और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं भी यही चाहती हूँ बहू, कि तुम दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनने के बाद भी हमेशा बहनों की तरह खुश रहो। संध्या पूरी बारात धूमधाम से अपनी छोटी बहन के घर ले आती है। तभी संध्या की माँ उसकी छोटी बहन अंजलि को स्टेज के पास ले आती है। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कलित के घर की बहू थी आज हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, सहमी खड़ी मेरी देवरानी। संध्या के इस गाने से माहौल ही बन जाता है, लेकिन अंजलि अपने मन में कहती है कि आपका यह सपना मैं कांच की तरह चूर चूर कर दूंगी दीदी। थोड़ी देर में अंजलि और जीतू एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जिसके बाद उनके फेरे होते हैं। जिसके बाद संध्या अंजलि को अपने ससुराल ले आती है, जहां संध्या अपनी बहन को दरवाजे पर खड़ा करके घर में जाती है और उसके स्वागत का इंतजाम करती है। यह कलश है अंजलि, इसे अपने पैरों से गिराकर इस आलता में अपने पैरों को छापते हुए इस घर में चली आओ। आज से ये तुम्हारा ससुराल है। संध्या के ऐसा कहने पर अंजलि बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ के साथ घर की नौकरानी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? संध्या बहू, ये आवाज़ तो रसोई से आई है। संध्या और गायत्री फौरन रसोई में जाती हैं, जहां गैस पर रखे दूध के पतीले के अंदर से सारा दूध निकलकर बाहर आ चुका होता है। संध्या तुरंत गैस बंद कर देती है। अरे इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? क्या बताएं बड़ी बहुरिया, छोटी बहुरिया के पहले दिन पर ही दूध पतीले से निकलकर बाहर आ गया। ये तो बड़ा ही अपशगुन हुआ। गवार, अरे बेकार की बातें मत करो, ये अपशगुन जैसी कोई बात नहीं होती। संध्या ऐसा बोलकर बात को टाल देती है, जिसके बाद वह अपनी छोटी बहन की शादी के बाद वाली रस्में करवाती है। अरे वाह, सारी रस्में हो गई, बस एक आखिरी रस्म रह गई है, पहली रसोई की। अब मैं और रस्में नहीं कर सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी रसोई की रस्म कल सुबह करते हैं। संध्या के यह कहने पर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह वह अपनी पहली रसोई की रस्मों के लिए रसोई में जाती है। संध्या दीदी, आप बाहर चली जाओ, आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। संध्या रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद अंजलि अकेले रसोई में कुकिंग करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और ऊपर से वह 2 घंटे से कुछ भी नहीं बना पाती। अरे मैं तो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ, आज तक रसोई में कदम ही रखा होता तो बना पाती ना। अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। अंजलि जोमेटो से ऑर्डर करके खाना अपने ससुराल वालों के लिए परोस देती है, लेकिन खाना खाते ही सबको समझ आ जाता है कि ये खाना बाहर से आया है, घर का बना हुआ खाना नहीं है ये। देखो छोटी बहू, आज की तुम्हारी पहली रसोई से यह तो पता ही चल गया है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इसलिए आज से तुम अपनी बड़ी बहन से खाना बनाना सीख लो। कोई नहीं माँ जी, मैं अपनी छुटकी को सब सिखा दूँगी, आप चिंता मत कीजिए। वाह दीदी, माँ जी के सामने पॉइंट बनाने में पीछे नहीं हट रही हो आप। वैसे जोमेटो पर कौन से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया मेरी प्यारी पत्नी? ये सुनते ही संध्या और गायत्री हंसने लगती हैं, जिसका अहंकार को बहुत बुरा लगता है।
हंस लो दीदी जितना हंसना है, क्योंकि आगे जाकर आप बहुत रोने वाली हो। बस उस दिन के बाद अंजलि की नफ़रत अपनी ही बहन के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह घर के छोटे से लेकर बड़े सारे काम खुद करती है। क्या बात है बहू, आजकल तुम कुछ करती ही नहीं हो, घर में सारे काम तुम्हारी बहन ही करती है। माँ जी, ओ माँ जी रहने दीजिए, अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगी ना। आप दीदी को कुछ मत कहिए। लगता है बड़ी बहू ने इसीलिए अपनी छोटी बहन से मेरे बेटे की शादी करवाई थी, ताकि वो यहाँ मौज से रह सके और बेचारी अंजलि घर में नौकरों की तरह काम करती रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस कुछ दिनों की दिखावटी मेहनत की वजह से अब हर रोज़ आराम करने का सारा सुख अंजलि के हिस्से में आ जाता है, क्योंकि गायत्री के कहने पर संध्या को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं और इसी के चलते अंजलि अपने पर्सनल काम भी अपनी बहन को ही बताने लगती है। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? ये लो नेल पेंट, बाकी के काम बाद में कर लेना, पहले मेरे पैर के नाखूनों पर नेल पेंट लगा दो। तभी संध्या कहती है कि ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। अंजलि तभी कहती है, अच्छा जी, मेरे काम को मना। यह सुनते ही अंजलि जानबूझकर दीवार में सिर मारकर अपना सिर फोड़ लेती है। अपने हाथों को जोर जोर से एक दूसरे में मारकर चूड़ियाँ तोड़ लेती है और यहाँ वहाँ से अपनी साड़ी फाड़कर जोर जोर से ज़मीन पर लेटकर चिल्लाने लगती है। नहीं नहीं, मत मारो दीदी, आखिर मेरी गलती ही क्या है? एक काम नहीं किया तो क्या आप मुझे इतना मारोगी? माँ जी कहाँ हो? मुझे बचा लो दीदी से, दीदी मुझे बहुत मार रही है। अंजलि के इस झूठ मूठ के नाटक को देखकर गायत्री सच मान लेती है और वह उसे ज़मीन से उठाती है। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं माँ जी, मुझे बचा लो, संध्या दीदी ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा था तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे इस तरह पीटना ही शुरू कर दिया और कहने लगी कि इस घर में मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुझे अब कोई दोबारा हाथ भी लगा दे। बहू जाओ तुम अपने कमरे में। गायत्री के कहने पर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद गायत्री संध्या का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है, जिससे कि संध्या जमीन पर गिर जाती है। अब इस घर की सिर्फ एक ही मालकिन है और वो हूँ मैं। मेरे अलावा इस घर पर किसी की कोई हुकूमत नहीं चलेगी, समझी? और इतना कहकर गायत्री दरवाज़ा बंद कर देती है। नहीं माँ जी, दरवाज़ा खोल दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी नौकरानी संध्या को रोते हुए देखकर कहती है, देखा बड़ी बहुरिया, हमने कहा था ना, कुछ अपशगुन होने वाला है। नौकरानी की बात सुनकर रोते हुए संध्या वहाँ से चली जाती है। उसके लिए यह सब किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। बेचारी यहाँ वहाँ भटककर एक कूड़े कचरे के ढेर के पास बैठी हुई रोती रहती है। तभी वहाँ कुछ औरतें जा रही होती हैं। अरे क्या हुआ, तुम्हें इस तरह क्यों रो रही हो? हम महिला संस्था से हैं, तुम चाहो तो अपनी परेशानी हमें बता सकती हो। यह सुनकर संध्या उन्हें अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद वो औरतें उसे अपने साथ संस्था ले जाती हैं और उसे रहने के लिए कमरा और खाना भी देती हैं। इधर अंजलि अपनी सास गायत्री को उंगलियों पर नचा रही होती है। अरे ओ बुढ़िया, अभी तक तूने कपड़े भी नहीं धोए? अरे क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला, खाना तो थाली भर के खाती है और तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। बेचारी गायत्री की तबीयत खराब थी, पर फिर भी वह कपड़े धो रही थी, जिसके बाद वह अपनी छोटी बहू के पैर भी दबाती है। इस तरह अपने ऊपर अत्याचार होते देख एक रात गायत्री घर से भागने का सोचती है। मेरे दोनों बेटे विदेश चले गए और बड़ी बहू को मैंने खुद ही निकाल दिया और अब छोटी बहू मुझे जीने नहीं दे रही है।
मैं क्या करूं? अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। और ऐसा सोचकर वो घर से भाग जाती है। भागते भागते वो अचानक से सड़क पर बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक संस्था में पाती है और सामने उसकी बड़ी बहू संध्या होती है। माँ जी, आप उठ गई? आपकी ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ माँ जी? आप ठीक तो हैं ना? गायत्री संध्या को उसकी बहन के किए हुए जुर्म के बारे में बताती है। मेरी छोटी बहन को जो करना था वो तो कर ही चुकी है, लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि वह उस घर को आपसे और मुझसे कैसे छीनती है। संध्या अपनी सास के साथ अपने घर लौट जाती है और उन्हें एक साथ देखकर अंजलि शॉक्ड हो जाती है। तुम दोनों एक साथ? हाँ, हम दोनों एक साथ, और अब हम यहीं रहेंगे। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। यह सुनते ही अपनी बहन का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। क्या कहा तुमने? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। संध्या उसका हाथ छोड़ देती है। अब घर के सारे काम संध्या अंजलि से करवाती है, यहाँ तक कि अपने और अपनी सास के पैर भी दबाने का दर्द खत्म होने तक उनके पैरों को दबाती जाओ। दबाती हूँ। अंजलि अपनी सास के पैर दबाने लगती है और इसी के चलते उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी आज वह सज़ा भुगत रही है। आखिरकार संध्या अपनी सास को उसकी जगह और घर दिलवा ही देती है। एक दिन अंजलि अपनी गलती का पछतावा करते हुए अपनी बहन और सास से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह घर आपका ही है। मैंने जो किया उसकी सज़ा मैंने भुगत ली है। बस अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब से मैं एक अलग घर में रह लूँगी। आप इस स्वर्ग में खुश रहिए। तो इस तरह से अंजलि रेंट पर एक घर लेकर अलग रहने लगती है और दोनों सास बहू पहले की तरह खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।